उसी क्रायो इंजन जो यूएस ने हमें डिनाई किया था, वही क्रायो इंजन को यूज करके आज यूएस का सैटेलाइट एंड इसरो का सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं। तो सार एनआईएसआर के साथ ये स्पेशलिटी है कि एक आंख उसकी इसरो ने बनाई है और एक आंख उसकी नासा ने बनाई है। तो एक कुछ और देख सकती है, दूसरी कुछ और देख सकती है। तो उसके पास ये दोनों कैपेबिलिटीज हैं, राइट? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आयुष है और आज हमारी ये कॉन्वर्सेशन सीरीज है। इसमें एक नए गेस्ट से आपको हम मिलवाने लेके आए हैं और हमारे साथ हैं राधा कृष्ण कवलुरु जी। आप आईआईएसटी के ग्रेजुएट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, एक्स इसरो साइंटिस्ट हैं। और निसार जो एक सैटेलाइट लॉन्च होने वाली जिसका बहुत ज्यादा बज है, नासा और इसरो साथ में मिलके जिसको कोलैब कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि कुछ तो बहुत खतरनाक होने वाला है, उसमें सर प्रोजेक्ट मैनेजर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। सर सैटेलाइट्स से जुड़ा काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि सैटेलाइट का बहुत सारा काम ऊपर होता है जब वो ऑर्बिट में होती है, पर बहुत सारा काम नीचे भी होता है। तो सर उस तरह के सिस्टम्स बिल्ड करते हैं और बहुत सारी चीजें हम इनसे जानेंगे। अंटार्कटिका में भी गए हैं और एक बहुत मिशन क्रिटिकल सैटेलाइट, उसके सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए क्यों अंटार्कटिका जाना पड़ा, वो हम बाद में जानेंगे। शुरुआत करेंगे सर निसार से। तो व्हाई इज निसार सो स्पेशल? इसका इतना बज़ क्यों है? आयुष, थैंक्स फॉर हैविंग मी। एनआईएसआर बहुत स्पेशल सैटेलाइट है। ये वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जाना जाता है। इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन डॉलर्स है। इसका स्पेशलिटी ये है कि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्यूअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट है जो धरती को देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म है सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये आई थिंक इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, एंड ये स्पेशल भी है क्योंकि आप जब सैटेलाइट इमेजेस देखते हो, वो नॉर्मल सैटेलाइट इमेजेस आप गूगल मैप्स में भी देख सकते हो, वो ऐसे दिखता है कि आंखों को जैसे कैमरा का इमेज दिखता है वैसे दिखता है। बट जब रेडार का बात आता है, और जो ऑप्टिकल इमेजेस होते हैं जैसे गूगल मैप्स के इमेजेस, वो सनलाइट को लेके रिफ्लेक्टेड सनलाइट को कैमरा में कैप्चर करते हैं। वो सैटेलाइट कैप्चर करता है। बट जब रेडार का बात आता है, रेडार उसका खुद का रेडिएशन भेज के वही रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को कैप्चर करता है। तो इसका ये स्पेशलिटी है कि बेसिस डे और नाइट कभी भी हो, रेडार खुद से रेडिएशन भेजता है, तो इट कैन कैप्चर एंड सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन अर्थ। पैरेलली क्या होता है कि अगर नॉर्मल सैटेलाइट्स है, तो वो क्लाउड के नीचे क्या हो रहा है नहीं देख सकते हैं। बट रेडार का जो यही स्पेशलिटी है कि उसकी वेवलेंथ जो है क्लाउड को भी पेनिट्रेट करता है। तो क्लाउड हो या नहीं हो, कितना भी डेंस हो, उसके नीचे क्या हो रहा है वो पूरा देख सकते हैं। एंड एनआईएसआर में दो डिफरेंट वेवलेंथ है। एक एल बैंड का वेवलेंथ है और एस बैंड का वेवलेंथ है, दोनों पेलोड्स है। एंड इसलिए इसको फर्स्ट ड्यूअल फ्रीक्वेंसी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोला जाता है। इससे पहले एक और ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सार बिल्ड हुआ था, वो चंद्रयान 2 में डीएस सार करके है, ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सार करके है। दैट वाज मेड टू ऑब्जर्व द मून। तो सेम पेलोड्स को इधर हम लेके आ रहे हैं, एंड दैट इज द एग्जैक्ट स्पेशलिटी। ओके, तो हमने चंद्रयान 2 में जिस तरह की टेक्नोलॉजी बिल्ड की थी, जिस तरह के सिस्टम्स बिल्ड किए थे, वो तो दैट डिड नॉट वर्क। आई गेस ऑर्बिटर में रहा होगा वो चंद्रयान 2 में, यस, राइट? ऑर्बिटर में ही है। तो इट डिड वर्क एंड चंद्रयान 2 यस, का लैंडर बस फेल हुआ था। तो हाँ, इट डिड वर्क एंड इट डिड गिव अस सम डेटा। इमेजेस भी आए थे। यस, इमेजेस भी आए डीएफएसआर से थे, भी आए थे। राइट। और अब सिमिलर टेक्नोलॉजी जो हमने ल्यूनर मिशन में यूज की थी, अब हम वो अर्थ मिशन में यूज कर रहे हैं। अर्थ मिशन पे यूज कर रहे हैं। एंड इसका एक और इम्पोर्टेंस भी है कि यहाँ पे जो एल बैंड पेलोड है वो नासा ने बिल्ड किया है पूरा। एंड यहाँ पे एस बैंड पेलोड है वो हमने बनाया है, इसरो ने बनाया है। एंड इसका एक और स्पेशलिटी भी है, इसको सिंथेटिक अपर्चर रेडार बोलते हैं, ना कि जस्ट रेडार। ये हाँ, सिंथेटिक अपर्चर का मीनिंग ये है कि अगर आपका एंटीना, अभी एनएसआर में एंटीना 12 मीटर का एक रिफ्लेक्टर है। 12 मीटर मतलब बड़ा रूम, एक नॉर्मल बेडरूम से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है 12 मीटर रिफ्लेक्टर। ठीक है, मतलब 3 कार को जोड़ो तो इतना लेंथ बनता है। अब इससे जो रेजोल्यूशन बनता है, मतलब इससे जो क्लैरिटी आती है, उससे भी अगर ज्यादा क्लैरिटी निकालना है तो सैटेलाइट का मूवमेंट को लेके पूरा सिग्नल को आप इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, जैसे सैटेलाइट लेट से 10 सेकंड मूव करता है, 1 सेकंड में 7 किलोमीटर मूव करता है। तो आप मल्टीपल सेकंड्स को लेके इंटीग्रेट करोगे, तो ये सिमुलेटेड अपर्चर होता है कि इतना बड़ा आप एंटीना बना रहे हो जैसे जितना सैटेलाइट मूव हो रहा है। Even though your antenna is just 12 meter, but you are integrating the signal from multiple seconds. तो इसीलिए उसको सिंथेटिक अपर्चर बोलते हैं, ना कि जस्ट अपर्चर। मतलब आप सिमुलेटेड एंटेना बना रहे हैं। सो इसीलिए यहाँ पे रेजोल्यूशन
क्लैरिटी भी बहुत ज्यादा आती है बिकॉज यू आर टेकिंग द सिग्नल फ्रॉम अ लॉट ऑफ सैंपल्स अक्रॉस द टाइम. ओके, तो ये सिंथेटिक अपर्चर, सिंथेटिक द सिंथेटिक पार्ट ऑफ दिस इज लाइक द टाइम इंटीग्रेशन को वो यस. नोट कर रहा है, राइट? हाँ, तो मैंने आपको समझने के लिए बहुत सिंपल टर्म्स में बोला है, बट द कॉन्सेप्ट इज दिस कि आप सैटेलाइट का मूवमेंट को लेके एक सिंथेटिक अपर्चर बना रहे हो ताकि वी आर मेकिंग अ वेरी बिग एंटेना इवन दो आवर एंटेना इज जस्ट 12 मीटर. एक बार आप सिंपल टर्म्स में अपर्चर बता सकते हैं क्या? बहुत बेसिक चीज है बट हमारी हाँ. ऑडियंसेस के लिए. हाँ, अपर्चर ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक कैमरा लेते हो, आपकी जो डीएसएलआर कैमरा होती है, अपर्चर यही होता है कि आप कितना डायमीटर का लाइट आप अंदर ले रहे हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका डीएसएलआर कैमरा प्रोबेबली अराउंड 10 सेंटीमीटर का लेंस रहता है, बट उसका अपर्चर जो है उसके अंदर एक ओपनिंग होता है, वो 1 सेंटीमीटर का हो सकता है. ठीक है, वो ऑप्टिकल अपर्चर्स है. ठीक है, मतलब नॉर्मल कैमरास के अपर्चर्स. बट जब रेडार के अपर्चर होता है वो होता है कि आप कितना डायमीटर का रिफ्लेक्टर बना रहे हो जहां से आप पूरा रेडिएशन को लेके आप फोकस कर रहे हो. जैसे आप एंटेनास देखे होंगे, अपने घर के ऊपर भी एंटेनास रहते हैं, वो पैराबोलिक डिशेस रहते हैं. ठीक है, मतलब वो ऊपर से रेडिएशन आता है बट इतना डायमीटर का आप रेडिएशन लेके फीड करते हो, तो इसको आप अपर्चर बोलते हैं, रेडार का डायमीटर. राइट, राइट. जैसे हमारे घर पे जो डिशेस होती हैं, टीवी यस. डिशेस, उनका बहुत छोटा इतना करीब साइज यस. होता है. बट हाँ. जो हमने बहुत बड़ी टीवी एंटीना डिशेस देखी हैं या जो टीवी स्टेशंस होते हैं, यहाँ पे भी मैंने सिटी में देखे हैं, बहुत बड़े वो डायमीटर की होती हैं. तो दैट यस. कितना दैट. बड़ा भी डायमीटर है, दैट डिफाइंस द अपर्चर. यस, मतलब उतना ज्यादा लाइट आप देख रहे हो. Now coming to the synthetic aperture part, आप अभी जो बोल रहे थे, now it will make more sense to us कि वो छोटा ही है, एंटीना छोटा ही है, बट उसको टाइम में मूव करा के एक आर्टिफिशियली सॉर्ट ऑफ किया जा रहा है कि अभी वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मल्टीपल एक टाइम में मूव करा के ऐसे किया जा रहा है. भले ही वो छोटा है बट एक सिंथेटिक अपर्चर उसका बड़ा परसीव हाँ. डेटा कलेक्शन के लिए बनाया जा रहा है, राइट? हाँ. यस. तो दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. यस, वो सिंथेटिक अपर्चर रेडार का पीछे प्रिंसिपल है. एंड ये सारे जो सैटेलाइट्स है बहुत सारे हैं ऑलरेडी, ग्लोबली है. जैसे एक वर्ल्ड फेमस ईएसए का एक सार सैटेलाइट है, सेंटिनल 1 करके, सारे गवर्नमेंट्स यूज करते हैं इवन टू रन कंट्रीज. ठीक है, फ्लड्स कैसे मॉनिटर होते हैं, फॉरेस्ट, लैंड सबसिडेंस एक्सेट्रा. हमारे इसरो में भी आरआईसैट करके एक सीरीज है विच इज रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, वो भी सिंथेटिक अपर्चर रेडार है. लेटेस्ट एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ था EOS-04, वो भी सार सैटेलाइट है. एनआईएसआर जब आता है, ये सात सैटेलाइट्स में भी एक किंग जैसा सैटेलाइट है, क्योंकि एक तो डीएफ ड्यूअल फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर ये पूरा धरती को 12 डेज में कवर करेगा. हाँ, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जो फैक्ट है जो हमें दिखता है बार बार कि ये 12 डेज में फुल बॉडी स्कैन सॉर्ट ऑफ करेगा अर्थ का. तो वो क्या वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो नंबर? पहले कैसे होता था, क्या बाकी सैटेलाइट्स के लिए क्या नंबर है, एंड व्हाई इज दिस 12 डेज नंबर क्रूशियल? हाउ डज इट हेल्प? ओके, तो एनआईएसआर का ये स्पेशलिटी है कि ये 12 डे रिपीटिविटी साइकिल रखता है. ये 12 डे रिपीटिविटी में दो चीजें हैं. एक तो आपको 12 डे में पूरा अर्थ कवर होगा ड्यूअल फ्रीक्वेंसी में, बोथ एल एंड एस बैंड में कवर होगा. ठीक है, मतलब एक महीना में आप 2.5 टाइम्स अर्थ को देख सकते हो, एंड इन रफली 4 मंथ्स यू कैन सी 10 टाइम्स. ठीक है, तो मतलब एल एंड एस बैंड में जो भी कवरेज है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स जैसे फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, जियो साइंसेस, ग्लेशियर मूवमेंट्स, पूरा 10 टाइम्स का टाइम सीरीज एनालिसिस मिलेगा. ये एक स्पेशलिटी है. दूसरा स्पेशलिटी ये है कि एनआईएसआर का ऑर्बिट एक मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी पे मेंटेन होता है इन स्पेस. ठीक, सर हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं और बहुत बार नाम भी आ रहा है, बहुत जगह टाइटल्स में भी दिख रहा है, पहले ही दूसरे पैराग्राफ में आर्टिकल्स के आ जाते हैं बैंड्स. 2 बैंड है, एल बैंड है, एस बैंड है, नासा ने एल बैंड बनाया है, इसरो ने एस बैंड बनाया. तो मतलब ये सबसे पहले ये समझना है कि बैंड्स क्या हैं और ये 2 बैंड होना क्यों इम्पोर्टेंट है. ओके, तो एक फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इसके लिए. तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा ही होगा, मतलब हमारे को बहुत कलर्स दिखते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एक्सेट्रा. हमने पढ़ा भी होगा विबग्योर करके, राइट? तो ये विबग्योर जो है वो ऑप्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है, जो हम आंखों से देख सकते हैं. वो जैसे वेवलेंथ बड़ा होता जाता है लेफ्ट साइड को, मतलब वेवलेंथ जब कम होता जाता है, एनर्जी बढ़ जाता है, तो आप एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेस देख सकते हो ऑन द लेफ्ट साइड, गामा रेस एक्सेट्रा. बट ऑन द राइट साइड जैसे आपका वेवलेंथ बढ़ता है, आपका वेव में एनर्जी कम होता जाता है बिकॉज उसका फ्रीक्वेंसी भी कम होता जाता है. ओके,
तो आपके रेड के बाद जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो हमें आंखों को नहीं दिखता है। तो रेड के बाद हमें इंफ्रारेड आता है, ठीक है। इंफ्रारेड के बाद जो भी वेव्स है वो माइक्रोवेव, रेडियो वेव बोल के जाना जाता है। अब जैसे हमारे ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में डिफरेंट कलर्स है, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, वैसे माइक्रोवेव्स में डिफरेंट वेवलेंथ्स है, जहां जहां डिफरेंट एप्लीकेशंस है। तो उसमें माइक्रोवेव में जो स्प्लिट्स है उसी को अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, के यू बैंड, ये सब बोला जाता है। जैसे हमारे ब्लूटूथ है, वो भी डेटा एक्सचेंज है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यूज करता है, इसी में एक को यूज करता है। जैसे हमारा फोन है वो एस बैंड में काम करता है वैसे। तो ये एल बैंड एंड एस बैंड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के दो हिस्से हैं। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है बोलता हूँ। ये जो हमारा एल बैंड है इसमें एक स्पेशलिटी है कि ये एल बैंड फॉरेस्ट या ट्रीज को पेनिट्रेट कर सकता है। ओके, तो हमें ये पता चलता है कि जितना वेजिटेशन है वो कौन से टाइप का वेजिटेशन है, कितना हाइट का है, एक्सेट्रा। तो लीव्स का जो उसको हम बोलते हैं कैनोपी बोलते हैं, ऊपर से आप देखते हो तो लीव स्प्रेड होते हैं, तो एल बैंड उसको पेनिट्रेट कर सकता है। एंड एल बैंड का एक और स्पेशलिटी भी है कि सॉइल जहाँ पे बैरन लैंड है उसमें भी 1-2 मिलीमीटर पेनिट्रेट होके अगर उसमें कुछ अलग सा कंटेंट है, जैसे मॉइस्चर, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। मतलब कितना मॉइस्चर है वो भी हम निकाल सकते हैं, जो रिफ्लेक्टेड वेव्स आ रहे हैं पीछे, वो एल बैंड का स्पेशलिटी है। एंड देयर इज मल्टीपल थिंग्स लाइक दैट। फिर एस बैंड का भी वैसे ही है कि हम जैसे वीट या पैडी है क्रॉप्स को, उसको क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस बैंड में। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन रखते हैं बोथ एल एंड एस बैंड। एंड जहां पे एल एंड एस बैंड का कंबाइंड डेटा सेट आता है उसमें बहुत सारे फीचर्स अलग से दिख जाएंगे आपको, क्योंकि उनका बाय डिफॉल्ट उसका प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट होता है। तो मतलब बहुत सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा जहां से हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं ऑफ वेरियस डिफरेंट एप्लीकेशंस। राइट। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, जो मैंने मूवीज देखी हैं और वो कि जैसे इंफ्रारेड जो होता है वो स्नेक्स को दिखता है, मुझे जहाँ तक स्नेक की कुछ पाइथन वगैरह को या कुछ एनिमल सेंस कर सकते, बट हमारी आईज और हम लोग सेंस नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन सेंस इज हीट सिग्नेचर। अगर कहीं से बहुत हीट आ रही है तो दैट हीट सिग्नेचर इज इंफ्रारेड सॉर्ट ऑफ होता है। और सिमिलरली देयर आर डिफरेंट वेवलेंथ्स जो हम लोग हमारे उससे नहीं कर सकते, जिसके लिए हमने डिवाइसेस बनाए हैं, रेडार्स बनाए हैं। और जो नाइट ग्लासेस होते हैं जो मिलिट्री में यूज करते हुए देखते हैं हम लोग, वो नाइट को कोई ऑपरेशन होता है तो जैसे लादेन वाले ऑपरेशन में उन्होंने यूज किया था, तो वो डॉक्यूमेंट्रीज में दिखता है। सिमिलरली देयर इज दिस, मतलब अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं, तो स्पेस से ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग एल और एस बैंड माइक्रोवेव की कुछ स्पेशल बैंड्स हैं, स्पेक्ट्रम वेवलेंथ्स हैं, वो यूज कर रहे हैं, और इनकी अलग अलग स्पेशलिटी है, तो अलग अलग चीजें देख सकते हैं। राइट। यस। एल स्टैंड फॉर लॉन्ग एंड एस स्टैंड फॉर शॉर्ट, ऐसा है क्या? उनका एब्रिविएशन इज जस्ट लाइक अ यूसेज, वैसा कुछ भी नहीं है कि ये इसको स्टैंड करता है। अच्छा। अच्छा। ओके। तो ये बार बार आ रहा है कि एल बैंड नासा ने दिया है, नासा ने डेवलप किया है, और एस बैंड इसरो ने किया है डेवलप, राइट? हाँ। तो ये दोनों की अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं, ये आपने बताया। हम्म। बट इनने अलग अलग क्यों किया? एक ही जन क्यों नहीं कर सकता था? व्हाई दिस कोलैबोरेशन इज नीडेड एंड व्हाई इज दिस सिग्निफिकेंट? ओके, बट एनएसआर का थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। एनएसआर का ओके। एक यूएस डेकेडल सर्वे करके यूएस बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, उसके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लगा के क्या हमें टेक्नोलॉजी बिल्ड करना है करके सर्वे करती है हर डिकेड में, ठीक है। तो करीब आई थिंक 2007 में शुरू हुआ था ये डिकेडल सर्वे, जिसमें ये बोला गया था कि हमें एल बैंड का एक सार लॉन्च करना है, ग्लोबल कवरेज, रिपीटेड कवरेज नहीं है करके यूएस ने डिसाइड किया था, ठीक है। वैसे आई थिंक उस समय में यूएस एक खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान्स में था, एंड इसरो ने प्रपोज किया कि उसी सैटेलाइट में हम एस बैंड ऐड करेंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। एंड तब से पार्टनरशिप शुरू हुआ कि हम ठीक है एक ही सैटेलाइट में एल एंड एस बैंड को ऐड करेंगे, एंड वैसे वो प्रोग्रेस राइट। तो इट्स लाइक इफ आई कैन, मतलब अगर मुझे उसको एंथ्रोपोमॉर्फाइज करना हो उस सार को, हुआ। तो इट्स लाइक कि एक हमारी दोनों आंखें दोनों ऑप्टिकल सिग्नल्स लेती हैं, राइट? सेम ही चीजें देखती हैं और हाँ। 3D वो बनाती हैं, बट
सार NISR के साथ ये स्पेशलिटी है कि एक आंख उसकी इसरो ने बनाई है और एक आंख उसकी नासा ने बनाई है, तो एक कुछ और देख सकती है, दूसरी कुछ और देख सकती है, तो उसके पास ये दोनों कैपेबिलिटीज है, राइट? यस, करेक्ट, परफेक्ट। एंड दिस मेक्स इट स्पेशल, क्योंकि अब तक जो सार होते थे, इससे पहले जो होते थे, वो उनकी एक ही आंख होती थी, वो एक ही तरह की चीजें देख सकते थे। बट ये यस, पहली बार है कि दो अलग अलग कैपेबिलिटी वाली, अलग अलग बैंड्स, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज देखने वाली दो आईज हैं, दो रेडार्स हैं। करेक्ट, ऐसे हम लोग कह सकते। यस, करेक्ट, परफेक्ट। आपने बहुत अच्छा बताया उसको। तो इससे पहले मतलब व्हाई इज दिस, ये पहली बार क्यों है ऐसे? इज दिस डिफिकल्ट? यूजुअली सिंगल बैंड वाले क्यों ही करते थे हम? एंड व्हाट मेक्स इट ट्रिकी, व्हाट मेक्स इट कॉम्प्लेक्स, व्हाट व्हाई इट टुक सो लॉन्ग एंड टू एजेंसीज कोलैबोरेटिंग? जैसे इस सारे सार सैटेलाइट्स में एक ही ये क्रिटिकल चीज होती है कि आप सार बना सकते हो, एंड एक रेडार सैटेलाइट को बनाना इज लाइक अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, बिकॉज RF इलेक्ट्रॉनिक्स जब आते हैं, कैमरा को बनाओगे तो मतलब टेस्टिंग भी आसान है, बट RF इलेक्ट्रॉनिक्स जब आओगे तो ग्राउंड पे टेस्टिंग भी डिफिकल्ट हो जाता है। एंड एक ही एंटीना से आप दो डिफरेंट वेवलेंथ्स को बनाना, मतलब दो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना, एंड सैटेलाइट बहुत बड़ा हो जाता है। अभी तक जो स्पेशल सैटेलाइट्स हैं, जैसे आप सेंटिनल-1 को देख सकते हो, सी बैंड में बना है पूरा, ठीक है, LSC-X सी बैंड में बना था पूरा। तो हर सैटेलाइट के डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, एंड एल बैंड का भी सैटेलाइट्स है ऑलरेडी, ठीक है। एक जापानीज सैटेलाइट है, एंड बहुत सारे एल बैंड के सैटेलाइट्स भी है, बट उसमें यही डिफरेंस है कि उसका डेटा कमर्शियल है, थोड़े डेटा सेट्स का, ओके। बट NISR का जो डेटा है वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली फ्री होगा, एंड इसका कवरेज भी बहुत ज्यादा है, 12 डेज रिपीटेड कवरेज, ठीक है। मतलब ऐसे सैटेलाइट्स को बनाना इज वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड उसमें इस बैंड को ऐड करना मतलब आप कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सपोनेंशियल कर रहे हो, बिकॉज विद द सेम रिफ्लेक्टर विद सेम इलेक्ट्रॉनिक्स यू वांट टू अचीव ड्यूअल कवरेज, ठीक है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि NISR में ऑब्वियसली इंटरफेरोमेट्री आता है। तो हमें इंटरफेरेंस पता है कि दो वेव्स होती हैं, वो इंटरफियर करती हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यस, होता है। हाँ, ठीक है, वैसे ही एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इंटरफेरोमेट्री वैसा ही कुछ है, इंटरफेरेंस का यूज करके कोई नई कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो हाँ, इसमें कैसे क्या हो रहा है? ठीक है, ओके। इसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इज इंटरफेरोमेट्री। इसमें क्या होता है कि सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है उसको वेरी प्रिसाइज रिपीटिविटी मेंटेन करते हैं। जैसे 12 डेज के बाद उसी स्पॉट को सैटेलाइट आएगा विद इन सेंटीमीटर्स, ठीक है, अर्थ के ऊपर। Okay. तो टाइम्स लाइक एक एक्स डे पे हमने एक इमेज लिया, X+12 पे सेम एरिया का इमेज आएगा, ठीक है। जब उसी स्पॉट पे आया है सैटेलाइट, पहले लेटेस्ट से ऑन X डे एक उसने वेव भेजा, फिर से एक वेव आया उसके ऊपर, ठीक है। ये वेव फॉर्म हमें पता है। X+12 डे पे ये वेव भेजा, फिर से उसके पास वेव आया। अगर ये रिसीव्ड वेव और ये रिसीव्ड वेव में डिफरेंस है, ठीक है, मतलब यही मीनिंग है कि सरफेस के ऊपर कुछ डिफरेंस है हाइट में, ठीक है। तो ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ NISR है। इसी इंटरफेरोमेट्री के साथ मिलीमीटर लेवल चेंज ऑफ द सरफेस देखने वाले, ठीक है। मतलब आपने ग्लेशियर्स मूव होते हैं, वेरी वेरी स्लो मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको भी हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर कुछ लैंडस्लाइड्स होते हैं या लैंड सबसाइड होता है बिकॉज ऑफ सम टेक्टोनिक मूवमेंट्स, वो लॉन्ग टर्म है, हमें सैटेलाइट में से नहीं दिखते हैं। वी हैव टू डू टाइम सीरीज एनालिसिस, एंड मिलीमीटर लेवल चेंज होता है, वो बहुत छोटा चेंज, वो भी हम NISR से देख सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स वेरी क्रूशियल इंजीनियरिंग ऑफ ऑर्बिट मेंटेनेंस। वो ऑर्बिट को एक सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी पे रिपीटेडली लेके आएंगे सैटेलाइट को, एंड दैट इज डन इन 2 फ्रीक्वेंसीज, L एंड S बैंड। तो ये पूरा एक इंजीनियरिंग मार्वल को करने के लिए बहुत ज्यादा सैटेलाइट का एटीट्यूड, सैटेलाइट का पोजीशनिंग, ऑर्बिट डिटरमिनेशन सिस्टम्स, वो सब बहुत हाई क्वालिटी का बनते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू आल्सो मेक द पेलोड, ऑब्जर्वेटरी, रिफ्लेक्टर, बूम, वो बहुत एक्यूरेटली पॉइंट पोजीशनिंग होना चाहिए। दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी। राइट। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे लेट्स आज लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हो जाता है, ठीक है, 1 अगस्त से लेट्स अज्यूम की ऑपरेशनल है, वी आर मेकिंग असम्पशन। तो 1 अगस्त को लेट्स अज्यूम ये अंटार्कटिका के ऊपर है, कोई ग्लेशियर का किसी बहुत प्रिसाइज स्पॉट को देख रहा है, वहां का सिग्नल इसने लिया, एंड आफ्टर 12 डेज 12th ऑफ अगस्त को करीब ये उसी पॉइंट पे आएगा एग्जैक्टली। और
मतलब वो सैटेलाइट उसी जगह से उसको देखेगी, सेम जगह का सिग्नल लेगी, एंड इफ देयर इज अ मिलीमीटर लेवल का डिफरेंस भी है तो इट विल कैप्चर, इट विल डिटेक्ट। यस एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू ऑर्बिटर, वो सेम ऑर्बिट में उसी जगह आ सकती है सेंटीमीटर लेवल पे सैटेलाइट, यस एंड वो मिलीमीटर लेवल के चेंजेस डिटेक्ट कर सकती है इंटरफेरोमेट्री के यस कारण, यस इंटरफेरोमेट्री की बदौलत। इंटरफेरोमेट्री के तो कारण अच्छा, दिस ये मेक्स, ये एक और चीज है कि जो इंटरफेरोमेट्री कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे सैटेलाइट वेव भेजेगा, फिर वो रिसीव करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम रिसीव करेगा, फिर हमें इंटरफेरोग्राम बनाना है, ठीक है, इंटरफेरोग्राम बोलते हैं इसको। अभी तक जो भी सैटेलाइट्स है, दो तीन सैटेलाइट बहुत हाई क्वालिटी के हैं जिससे इंटरफेरोमेट्री हो सकता था, ठीक है, सी बैंड में, एक्स बैंड में, एक्सेट्रा। अब वो इंटरफेरोमेट्री और इंटरफेरोग्राम्स बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी यूजर्स पे था कि आप ये डेटा लो, ये डेटा लो, इंटरफेरोग्राम बना लो। बट एनआईएसआर में ये है कि भाई हम रॉ डेटा देंगे, सैटेलाइट का एक्स डे का X+12 का रॉ डेटा देंगे, प्रोसेस्ड डेटा देंगे, एंड हम इंटरफेरोग्राम भी दे देंगे। नासा एंड इसरो आर मेकिंग प्रोसेस्ड इंटरफेरोग्राम्स एंड डिसेमिनेटिंग इंटरफेरोग्राम्स। तो बाकी अब जैसे समझो कि गवर्नमेंट में एक बंदा है, उसको बस ये चाहिए कि आइस कितना मूव हो रहा है, वो जस्ट इंटरफेरोग्राम डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर में डालेगा, उसको दिख जाएगा कि कितना मूवमेंट है। तो उस हिसाब का एप्लीकेशन डिलीवरी मैकेनिज्म हो रहा है अभी एनएसआर के थ्रू। इसके इसके मुझे बहुत एक्साइटिंग यूज केसेस दिख रहे हैं, पर्टिकुलरली एज अ यूजर, मतलब नॉर्मल सिटीजन या कोई भी ग्लोबल सिटीजन है। जैसे इसके बारे में मैं देख रहा हूँ कि इसका सारा डेटा ओपन सोर्स होगा, आप ये भी बता रहे हैं। एक तो रॉ डेटा भी देंगे और फिर प्रोसेस डेटा भी, थोड़ा इंटरफेरोग्राम वगैरह बना के भी देंगे। तो इफ आई एम, मैं कोई इंडिपेंडेंट, मैंने कुछ जीपीयूज लगा लिए, मेरे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है और मेरे पास ये रॉ डेटा आ रहा है, लेट्स से मेरे को एग्रीकल्चर का कोई स्टार्टअप बिल्ड करना है या डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई स्टार्टअप बिल्ड करना है, तो ये वाला डेटा आई कैन टेक, मतलब एवरीबडी कैन टेक, हर किसी के लिए ओपन सोर्स है ना। रिसर्चर्स यूज कर सकते हैं, साइंटिस्ट यूज कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजर्स यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए लोग यूज कर सकते हैं, आई डोंट नो, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। डेटा मिल रहा है ओपन सोर्स से, इतना हाई क्वालिटी डेटा है, पहली बार डुअल बैंड डेटा मिल रहा है, ग्लोबल कवरेज मिल रहा है, 12 दिन वो आप इतनी प्रिसाइज टेक्नोलॉजी इसमें यूज हो रही है। तो मुझे तो बहुत एक्साइटिंग यूज केसेस इसके नजर आ रहे हैं, मतलब एज एन इंडिविजुअली, और छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन या छोटा सा स्टार्टअप भी अगर मैं हूँ, तो मेरे लिए पर्सनली बहुत एक्साइटिंग साउंड कर रहा है। और कैसे यूज केसेस, आपको क्या लगता है इसके क्या यूज केसेस होंगे, क्या क्या यूज कर सकते होंगे लोग इंडिविजुअल लेवल पे, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पे, और फिर बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पे क्या यूज केसेस होंगे इसके? इसका बहुत बढ़िया यही चीज है कि इसरो एंड नासा भी कमर्शियल यूज केसेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे इसरो का एक सेंटर है सैक एंड एनआरएसटी करके, दो सेंटर है, ये दोनों ग्राउंड डेटा एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं, बनाते भी हैं। तो इसमें आउटरीच भी बहुत ज्यादा स्केल में हो रही है, जहां पे मैंने पर्सनली भी, मैं आई वाज इन द पार्ट ऑफ अ साइंस टीम वेयर अ लॉट ऑफ स्मॉल कंपनीज भी आके सीख रहे थे कि क्या कर सकते हैं इसके साथ। एंड ग्लोबल लेवल एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं इसके लिए। तो इसके लिए एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन है अक्रॉस सेक्टर्स। आप जो भी मिनिस्ट्री टच करो, जैसे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है इंडिया में, हर मिनिस्ट्री में मैं एक आपको यूज केस बता सकता हूँ। जैसे रूरल डेवलपमेंट हो गया, आपका विलेज कैसे डेवलप कर रहा है, ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर, जहाँ पे आपको फर्टाइल लैंड्स पता हो, ठीक है, ये सबके लिए इनपुट्स दे सकता है एनएसआर, ठीक है। मतलब आप हर एक मिनिस्ट्री को टच कर सकते हो विद दिस डेटा। अदर देन दैट आपको कमर्शियली यूज करना है। जैसे आपने सही बोला है कि एग्रीकल्चर में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बहुत यूजफुल है कि आपका फार्म में, मैंने एक बताया था सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, इसरो एक सॉइल मॉइस्चर प्रोडक्ट बना रहे हैं, जहां से जो भी कवरेज है डेटा में, सॉइल में कितना मॉइस्चर कंटेंट है, वो एनएसआर डेटा से आपको दे देगा। अभी सॉइल मॉइस्चर पता लगाने के लिए आपको जाके एक सेंसर सॉइल में लगाना है एंड बहुत सारे सेंसर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब क्या होगा, पूरा इंडिया में आपको सॉइल मॉइस्चर किधर है पता चलेगा। आपको भाई कहाँ पे मैं खेती करूंगा तो यील्ड ज्यादा आएगा, कौन सा खेत डाल सकता हूँ, सब कुछ आप डिटरमाइन कर सकते हो इफ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट। एंड देन यू कैन गो टू फार्मर्स एंड एडुकेट। एक मैंने ऐसा एफर्ट देखा है, बैंगलोर में कंपनी है, उसने सेंटिनल-1 से शुरू किया था कि हम ये करेंगे। अब एनएसआर डेटा से बहुत ज्यादा ये होगा। वो केवाई कृषि विज्ञान केंद्र करके, केवीकेस करके होते हैं बहुत सारे फार्म्स के लिए। वो सारे फार्मर्स को जाके बता रहा है कि सेंटिनल-1 से मैं ये बता रहा हूँ, बट एनएसआर जब आएगा मैं ये बता पाऊंगा आपको कि यहाँ पे ये खेत डालना है एंड ये वाला लैंड आप रेंट पे ले लो, यहाँ पे बहुत ज्यादा यील्ड मिलेगा।
मतलब ये देखो ग्रास रूट डेवलपमेंट हो रहा है एक स्पेस टेक्नोलॉजी से, मतलब ये एक एप्लीकेशन है। बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशन, जैसे मैंने ग्लेशियर बता दिया, उसको हम बोलते हैं क्रायो इकोसिस्टम, ठीक है। मतलब आप ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, लैंडस्लाइड्स देख सकते हो, कभी डिजास्टर्स होता है कि आप लैंडस्लाइड्स भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारा छोटा चेंजेस को भी देख सकता है, राइट। तो आप सीधा देख सकते हो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, इसमें बहुत सारे आप लैंडस्लाइड हजार्ड मैप्स बना सकते हो, ठीक है। वो हो गया। फिर आपको कोस्टल इकोसिस्टम, जैसे कोस्टल रीफ्स कैसे चेंज होते हैं वो भी पता चल जाएगा। एंड ये से देयर आर इन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई कैन। सर आप एप्लीकेशंस ठीक है, हमें थोड़ी सी आपसे काम की बात जाननी है। आप ध्रुवा एरोस्पेस में एसोसिएट डायरेक्टर फॉर सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर भी हैं, राइट? यस। तो आप आईटी के बंदे हैं, हमारी टेक वाली भाषा में बोला जाए तो। आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, और डेटा कितना क्रूशियल होता है, डेटाबेस स्टार्टअप आजकल कितने बन रहे हैं वो हमें पता है, स्पेशली विद जनरेटिव एआई एंड राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप हमें इसके बेसिस पे आप हमें कुछ स्टार्टअप आइडियाज दीजिए, हमें और हमारी ऑडियंस को, कि इसके बेसिस पे स्टार्टअप कैसे बिल्ड किए जा सकते हैं, किस तरह के, एक रफ आइडिया, और किनको बेचा जा सकता है हाँ आइडिया। ठीक है। तो जो भी हाँ सैटेलाइट डेटा है, इसको हम रिमोट सेंसिंग डेटा बोलते हैं। एंड जो भी आपको आइडियाज निकल के आएंगे सैटेलाइट डेटा से, प्राइमरीली वो गवर्नमेंट फोकस रहेंगे या पीपल फोकस रहेंगे, बिकॉज सैटेलाइट से यही यूज केस है, आप बहुत ज्यादा एरिया देख सकते हो एंड रिपीटेडली देख सकते हो। तो ये लाइन ऑफ फोकस में सोचिए आप कि अगर मैं धरती को हर रोज देख सकता हूँ तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा लाइन ऑफ थॉट हर बार यही रहा है कि हर मिनिस्ट्री को मैं टच करूंगा। जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गया, वो एक मैं सोल्यूशन ही बना सकता हूँ कि एग्री डैशबोर्ड यूजिंग सैटेलाइट डेटा, आप निसार का डेटा लो, सेंटिनल का डेटा लो, ऑप्टिकल का डेटा लो, पैकेज करो। फिर फार्मर्स के लिए जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रहते हैं, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, जैसे आपका खेत अच्छा से यील्ड नहीं दिया तो दिस इज द इंश्योरेंस दैट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड, ठीक है। ये इंश्योरेंस के लिए दो इकोसिस्टम है। एक बैंकिंग इकोसिस्टम है जो इंश्योरेंस के लिए दे विल कोट द वैल्यू, एंड इट्स आल्सो ऑन द गवर्नमेंट साइड व्हिच हैज टू प्रूव दैट यील्ड हैज नॉट कम। तो आपको दो कस्टमर सीधा दिख गए हैं, एंड थर्ड कस्टमर तो फार्मर ही है। आप टेक्निकल इनपुट्स दे सकते हो उसको। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट बायोमास कैसे चेंज हो रहा है, अबव ग्राउंड बायोमास क्या है, एक्सेट्रा। ये दोनों सेक्टर्स में एक और ट्रेंडिंग जो सेक्टर है वो होता है कार्बन क्रेडिट्स का, ठीक है। ये कार्बन क्रेडिट्स भी एक और बहुत बड़ा मार्केट है जो एनएसआर से निकल के आएगा। एक कार्बन क्रेडिट्स का मैं एक सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिगो एयरलाइंस, ठीक है। एक फ्लाइट में इंडिगो जो फ्यूल को बर्न करती है उससे एक लेट से इतना टन्स का कार्बन निकालती है, ठीक है। अगर इंडिगो को कार्बन न्यूट्रल बनना है तो एटमॉस्फेयर में जो उतना कार्बन निकालता है एटमॉस्फेयर में, तो उतना ही कार्बन उसको धरती में डालना पड़ेगा, ठीक है। बाहर से लेके या धरती में डालना पड़ेगा। हाउ वी डू दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या कोई और प्रोसेस, ठीक है। जैसे मैं अगर कुछ खेती करता हूँ तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन को लेके एटमॉस्फेयर से धरती में भेज देते हैं। सो एक मार्केट है कार्बन क्रेडिट, जहां पे आप अगर इफ यू गाइड समवन टू अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड आप बोलते हो कि आपने इस खेत से इतना टन ऑफ कार्बन धरती में भेज दिया है, उसको आप पैकेज कर सकते हो क्रेडिट के रूप में कि ये इतना टन का कार्बन क्रेडिट है। दिस कैन बी सोल्ड टू इंडिगो बैक, ठीक है। मतलब तब इंडिगो विल बिकम कार्बन न्यूट्रल। वैसे एक मार्केट निकल के आएगा एनएसआर से, एंड दिस इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग मार्केट्स, ठीक है। वैसे बहुत सारे, अगर आप कोई सा भी मिनिस्ट्री टच करो, इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे हैं, यू नो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, उसमें बहुत सारे हैं। फिशरीज का भी है कि आप इनलैंड फिशरीज बहुत सारे रहते हैं, राइट। उसमें प्रॉन फिशरीज क्या है, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो उसमें आप वाटर क्वालिटी निकाल सकते हो, कितना सरफेस एरिया है, कब कब यील्ड, कब मेरे को प्रॉन्स निकालना है, क्या एज है, वो सब निकल के आ जाए। ठीक है, तो मतलब जैसे बोलते हैं थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, तो वी शुड थिंक आउटसाइड ऑफ दीज बाउंड्रीज, कि हमें छोटा नहीं थोड़ा सा बड़ा सोचना चाहिए। सैटेलाइट के लेवल पे जाके उसकी जो दो आंखें हैं उन दो बैंड्स से दुनिया को देखना चाहिए, एंड देन थिंक अबाउट हाउ दैट डेटा कैन बी यूज्ड, प्रोसेस्ड, एंड उससे वैल्यूएबल इनसाइट्स लेके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिगो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को जिनको कार्बन क्रेडिट चाहिए, न्यूट्रल बनना है, और भी बहुत सारे यूज केसेस होंगे, बहुत सारे निकल के आएंगे, यस तो उस डायरेक्शन में हम लोगों को सोचना चाहिए, राइट? यस
ठीक है। और एक लास्ट हम लोग जाते-जाते बात करना चाहते हैं। वैसे बहुत सारी बात की जा सकती है, बहुत सारी आई एम श्योर कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और डेटा प्रोसेसिंग, खासकर आपका जो काम है सॉफ्टवेयर फर्मवेयर वाला और ग्राउंड पे कैसे सिस्टम कर सकते हैं, वो हम बात कर सकते हैं। बट सिंस टाइम लिमिट है, तो हम जाते-जाते बस ये समझना चाहेंगे व्हाई इज दिस अ क्रूशियल मोमेंट फॉर इंडिया? हमने चंद्रयान में आप बोल रहे हैं सिमिलर टेक्नोलॉजी डेवलप की। यूएस की प्राइमरीली यूएस का आप बता रहे हैं हिस्ट्री में कि वहां से आइडिया आया कि वो एल बैंड बनाना चाहते थे, हमने उसमें एस बैंड एड ऑन किया, फिर ये कोलैब हुआ नासा एंड इसरो का, एंड नाउ इसरो इज लॉन्चिंग जीएसएलवी मार्क 2 से ये लॉन्च हो रहा है, इंडिया से लॉन्च हो रहा है। तो हाउ टू मेक सेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस एज एन इंडियन सिटीजन? यस, तो इसके लिए एक थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे इंडिया के क्या क्या सैटेलाइट्स है अभी तक, ठीक है। तो हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड सिविलियन सेक्टर में हमारे को एक सैटेलाइट सीरीज है रिसोर्स सैट, ठीक है। रिसोर्स सैट 2 है, वो ऑप्टिकल सैटेलाइट है, 5 मीटर का डेटा देता है। ऑल्दो दी सैटेलाइट्स हैव जो सैटेलाइट्स हमारे पास है ये पूरा धरती को कैप्चर कर सकते हैं, बट ऑपरेशनली वो इंडिया एंड सराउंडिंग रीजन्स पे फोकस है, ठीक है। एंड थोड़ा थोड़ा आउटसाइड इंडिया भी कवर करते हैं, बट पूरा अर्थ दे डोंट कवर, ठीक है। इसके देयर आर सार सैटेलाइट भी हमें सार सैटेलाइट्स भी हैं, वो भी इंडिया एंड सराउंडिंग रीजन्स पे फोकस्ड है, पूरा धरती को कवर नहीं करते हैं। The side effect of this is we have not been exposed to the global markets. पूरे यूरोप, वेस्ट, साउथ अमेरिका जो भी है, they have not operationally used our data. अभी एनआईएसआर से यही आता है कि पूरा ग्लोबल इंडस्ट्री विल स्टार्ट यूजिंग इंडियन इंजीनियरिंग से जो डेटा आ रहा है वो पूरा ग्लोब कवर करेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर ग्लोबल फीडबैक मिलेगा एंड ग्लोब विल विटनेस व्हाट इज द लेवल ऑफ इंजीनियरिंग दैट इंडियंस हैव कम टू। ये दो बात है जो इसरो को वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशनली कंट्रीज को चलाने के लिए इंडियन डेटा, इंडियन इंजीनियरिंग सिस्टम, ऑब्वियसली विद कोलैबोरेशन विद नासा, ये पूरा सिस्टम एक तो फीडबैक आएगा एंड एक विटनेस भी करेगा कि ग्लोब इंडिया हैज रिजन टू द ग्लोबल स्टेज। ये दो चीजें हैं। एंड जो सैटेलाइट जीएसएलवी से लॉन्च हो रहा है उसमें एक ऐसी बात है कि यू नो दैट यूएसए हैज डिनाइड क्रायो इंजन बिफोर, राइट। जो जब रशिया से हम इंजन ले रहे थे एमटीसीआर, वो इन्वोक करके यूएस ने क्रायोजेनिक इंजन हमें डिनाई कर दिया था 1990s में, जब एमवी नारायणन रॉकेटरी वाली जो स्टोरी है सबको पता है 70s 80s के टाइम से, राइट? हम सब ने मूवी देखी, बहुत सारे लोगों ने वो मूवी तो देखी है रॉकेटरी आर माधवन की, और उससे पता है कि यूएस ने कैसे मना किया था रशिया के साथ कोलैबोरेट करके, बड़ी मुश्किल से विकास इंजन की जो कहानी है, लिक्विड प्रोपल्शन इंजन और फिर क्रायो इंजन, तो हमने बड़ी मुश्किल से ही बने हैं। तो या दैट्स द स्टोरी। यस, तो उसी क्रायो इंजन जो यूएस ने हमें डिनाई किया था, वही क्रायो इंजन को यूज करके आज यूएस का सैटेलाइट एंड इसरो का सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं। तो ये तो बहुत सेलिब्रेट करने वाली बात है कि जो टेक्नोलॉजी हमने यूएस को डिनाई किया था उसी को आज यूएस भी यूज कर रही है उसके खुद के वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तो मतलब इट्स गो बैक टू देम कि भाई हम ये भी कर सकते हैं। तो दे आर, इट इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट यूएस हैज कि ये तो हो गया, अब चलो वी विल यूज योर टेक्नोलॉजी करके। वाह, कुछ एक फाइनल मैसेज जो आप देना चाहते हैं, हाउ डज इट फील टू बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम? आप अभी अंदर से देख रहे हैं, आपने लंबे टाइम से काम किया है एंड इट्स बीन अ जर्नी फॉर सैटेलाइट्स, मतलब खासकर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जो हैं आपका स्पेशली जो काम है, तो हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस, की हाउ डू यू फील अबाउट इट? Well, मेरे हिसाब से इंडिया हैज ऑलवेज बीन वर्ल्ड क्लास लीडर इन रिमोट सेंसिंग, जो भी अर्थ को ऑब्जर्वेशन करने वाले सैटेलाइट्स है। अभी तक द वर्ल्ड हैज नॉट ऑपरेशनली यूज्ड, तो एक मेरे लिए फर्स्ट थिंग है कि वर्ल्ड विल विटनेस व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। दूसरा बात ये है कि इंडिया में द यूटिलाइजेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा हैज टू इंक्रीज। बहुत सारे एप्लीकेशंस निकल के आते हैं जैसे प्रिसिशन एग्रीकल्चर जो यूएस यूज करता है सैटेलाइट डेटा के साथ, कि मैं इसके ऊपर से इनसाइट्स लेके एक्ट करूंगा, एंड सारे कमर्शियल कंपनीज भी यूज करते हैं। इंडिया में उतना पेनिट्रेशन नहीं है, ऑल्दो हमारे पास डेटा है। तो यही कोशिश एंड मैसेज भी रहेगा कि एवरीवन just imagine that you have all the data in your basket, all you need to do is learn how to use it। आप सीखो एंड आप ऑपरेट करो उस डेटा पे, तो आपका बिजनेस अगर आप कमर्शियल हो तो वो भी बढ़ जाएगा, अगर आप गवर्नमेंट में है तो आप बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हो। यस।
ओके, तो हम आपके साथ ये सेशन रैप अप करेंगे। मिसाल पे बहुत सारी बात हो सकती थी, सैटेलाइट्स पे बहुत सारी बात हो सकती थी, आपके काम पे, पर्सनली अंटार्कटिका वाला जो एक कहानी है वो हम मिस कर रहे हैं, बट होपफुली हम लोग अभी कनेक्टेड रहेंगे। आप अभी वहाँ पे हैं सर, लॉन्च में, लॉन्च हाँ, साइट पे हैं लॉन्च, मेरे ख्याल से, right? यस, हाँ। तो आज होपफुली वो लॉन्च होने वाला है और कुछ वेदर या कुछ कंडीशंस के कारण वो नहीं होगा, तो लेट्स सी वो कैसे जाता है, एंड वी विल मीट अगेन होपफुली। आप हमसे, हमारी ऑडियंस से दोबारा मिलेंगे, हम लोग और सारी बातें करेंगे। बहुत धन्यवाद आयुष भाई, टू हैव मी ऑन योर चैनल। लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टे कनेक्टेड। ओके, थैंक यू सो मच। यस।